हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं हम एसएससी, रेलवे, उत्तराखंड, यूके ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, यूपी स्टेट सर्विस के लिए। तो देखिए, हम भारतीय भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ये एमसीक्यू जो हम करेंगे, प्रीवियस ईयर बेस्ड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम सोलर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम डॉर्फ प्लैनेट के बारे में इसमें पढ़ेंगे और सूर्य के चारों तरफ सौर मंडल क्या है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में आए हैं ये भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सोलर सिस्टम है और उसके काफी सारे प्लैनेट हैं और साथ में कुछ आपको यहां पर मिलेगा कि कुछ उल्का पिंड वगैरह भी हैं। तो देखिए, सौर मंडल जो है उसमें क्या भाग नहीं है, तो जो निहारिका है, जो नेबुला है, यानी कि जो नेबुला है, जो एक गैस के गोले हैं, वो नहीं शामिल किए जाते। बाकी सोलर सिस्टम में धूमकेतु भी होता है, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, ग्रह भी होते हैं और उल्का पिंड भी होते हैं। क्या होते हैं? उल्का पिंड भी या मेटॉर्स भी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सौर मंडल का भाग क्या नहीं है? निहारिका नहीं है। आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में सोलर सिस्टम को जानेंगे, सौर मंडल को जानेंगे, इस बारे में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? देखिए, शुरुआत में जब कई सारे सिद्धांत आए तो उसमें यह भी कहा गया कि भैया अर्थ सेंट्रिक है, यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी केंद्र में है और चारों तरफ उसके अलग अलग प्लैनेट ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन एक भाई साहब आए जिनका नाम था कॉपरनिकस। ये पोलैंड के थे। कहां के थे? पोलैंड के थे। इन्होंने कहा सूर्य बीच में है, सूर्य बीच में है और बाकी सभी प्लैनेट जो हैं उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तो कॉपरनिकस ने ये बात कही। नारंगी के समान है, तो ये गैलीलियो साहब ने कहा था। तो चलिए आगे चलते हैं और बात को समझते हैं। क्या कहा? 1514 में एक व्यक्ति थे, नाम था कॉपरनिक। कहां के थे? तो मैंने बताया पोलैंड के थे। इन्होंने एक किताब लिखी, एक पुस्तक लिखी, लिटिल कॉमेंट्री। ये एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब ये कॉन्सेप्ट की थ्योरी दी, जिसमें कहा कि जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड जो है, सोलर सिस्टम जो है, उसका केंद्र है सूर्य। सूर्य ब्रह्मांड के, माफ कीजिएगा, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, ब्रह्मांड के केंद्र में, तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यही बात वराहमिहिर ने भी छठी सदी में कही थी। तो ये कुछ छोटी बातें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। फिर है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौर मंडल में ग्रहों की संख्या, तो देखिए सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है 9। क्या आपको ऐसा लग रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल गलत। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 8। पहले किसी जमाने में 9 हुआ करते थे, बिल्कुल बात सही थी। लेकिन 2006 के बाद जब हमने प्लैनेट्स या ग्रहों की जो डेफिनेशन है वो दोबारा से दी, तो हमने किसको बाहर कर दिया? तो आप सभी जानते हैं कि हमने प्लूटो को बाहर कर दिया था। प्लूटो को क्या कर दिया था? हमने कर दिया था बाहर। उसके बाद से जो प्लैनेट्स की या सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो है 8। तो ये डेफिनेशन है कुछ, और ये डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है? तो ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर कहां है? तो पेरिस में है। स्थापना कब हुई? 1919 में। 1919 में ही आईएलओ की भी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की भी जो स्थापना है वो हुई है। तो आप 1919 से बहुत सारी चीजें याद रख सकते हो, जैसे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी याद रहता होगा, तो 1919 से आप ये याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? तो देखिए, अगर हम सूर्य को ले लें, हम सन को मान लें और उसके बाद हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग माने, तो पहला मरकरी, फिर वीनस, फिर हम बात करें तो हम बात करेंगे अर्थ की, उसके बाद आता है मार्स। ठीक है, फिर आती है एक उल्का पिंड की बेल्ट जो बाहरी अंतरिक्ष से आए हुए होते हैं, उल्का पिंड। ठीक है, बाहर ब्रह्मंडल से आए हुए होते हैं। उसके बाद आता है जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, फिर आता है यूरेनस और फिर आता है नेपच्यून। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आई होगी। अब बात कर रहे हैं, ये आपको याद ही रखना है क्योंकि बिना याद करे ये चीजें नहीं चलेंगी। मंगल और यूरेनस के बीच कौन से प्लेनेट हैं? तो मंगल और यूरेनस के बीच कौन से प्लेनेट हैं? तो जुपिटर और सैटर्न है। तो जुपिटर और अगर सैटर्न है तो हम उनके पास जाएंगे। जुपिटर और सैटर्न, कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच हैं? जुपिटर और सैटर्न, ये रहे जुपिटर और सैटर्न जो है, बृहस्पति और शनि जो है, ये दो प्लेनेट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। जैसे हमने अभी तक प्लैनेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा, तो अगर सूर्य जो है
सूर्य जो है किसी जगह पर है, मतलब यहां पर है। तो देखिए जब पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूम रही होती है तो एक समय पीरियड पे वो सूर्य के सबसे पास और एक समय पीरियड पे सूर्य के सबसे नजदीक होती है, सबसे दूर और सबसे नजदीक होती है। यह है सूर्य की एक घटना निकटतम होने वाली, जो जब वो नजदीक होती है तो इस घटना को कहा जाता है उपसोर, और इससे दूर वाली घटना को कहा जाता है अपसोर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब निकटतम दूरी वाली जो बात है तो ये होती है 3 जनवरी को। ये कब होती है? 3 जनवरी को, याद रख पाएंगे। और देखो ये होती है 4 जुलाई को, मतलब जो अपसोर की बात है या जो दूरी घटना की बात है वो होती है 4 जुलाई को। तो देखो उप और अप का मतलब है, होता है ना, अप डाउन होता है, तो अप मतलब ऊपर हो गया तो दूर हो बोल दो आप, और वो होता है 4 जुलाई को, मतलब 4 ज्यादा है किससे? 3 से। तो ये छोटी सी बात है, आप इसे याद रख पाओगे, याद रहेगा, उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा। 22 और 21 मार्च को क्या होता है? 22 और 21 मार्च को दिन और जो रात है, दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। कब? 22 मार्च और 21, माफ कीजिएगा, इसको कर लीजिए 21 मार्च कर लीजिए इसको, और इसको कर लीजिए 23 सितंबर, इसको कर लीजिए 23 सितंबर। इस दिन क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। तो उम्मीद है आपको सोलर सिस्टम के एक एक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो रही होगी और आपको चीजें समझ भी आ रही होंगी। आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोलर सिस्टम से, पूरा सोलर सिस्टम हमने कवर करने की कोशिश की है एमसीक्यू के हिसाब से। तो वही बात, पृथ्वी रिपीट हो रही है, थोड़ा सा इस तरीके से आप समझेंगे कि ये डायग्राम जो है मोस्ट प्रोमिनेंट है, तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। एक बार दूर है, एक बार नजदीक है, मतलब एक बार 3 जनवरी वाली कंडीशन है और एक बार 4 जुलाई वाला कंडीशन है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन अंग्रेजी में उपसोर, इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसोर कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी और यहां तक याद भी हुई होगी। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो सौर मंडल के मामले में कुछ क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। कहा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बिल्कुल, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर हम बात करें सबसे बड़े ग्रह की तो ये वाली बात यहां से आपको जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, मतलब जो लास्ट के जो प्लेनेट हैं वो जुपिटर, इस तरह से बड़े हैं। जुपिटर सबसे बड़ा है, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे और ये चौथे पे, मतलब पहले नंबर जुपिटर से स्टार्ट करो फिर आगे जाओ। अगर हम बात करें 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है तो अर्थ है। कौन सा है? अर्थ है, याद रखना, ठीक है। फिर है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है, बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, वीनस। और सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? देखो मंदतम गति का मतलब है कि कौन यहां पर सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है। तो देखो ये है नेपच्यून, जो जितना दूर है नेपच्यून जो है मेरे भाई, ये सबसे ज्यादा समय लेता है। इसको ऐसे लिख लीजिए, नेपच्यून जो है वो सबसे ज्यादा समय लेता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि बृहस्पति कितना समय लेता है, तो जो जुपिटर है वो लेता है लगभग 12 वर्ष, ठीक है। जो मरकरी लेता है 28 दिन, सबसे कम समय लेता है मरकरी, ठीक है। फिर उसके बाद है वीनस लेता है 225 दिन। कितने दिन? 225 दिन लेता है। और अर्थ के मामले में तो तुम जानते ही हो कि अर्थ कितना लेती है, 365 डेज लगभग, ठीक है। कुछ लोग लिखेंगे पॉइंट में तो वो भी जोड़ लेना तुम लोग, लगभग 365 डेज। उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको जब मैंने दी है तो आपको समझ भी आई होगी, आप इसे कनेक्ट कर पाओगे और साथ साथ याद कर पाओगे। आगे देखिए, लिखा है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम 2 प्रक्रिया जानते हैं, नाभिकीय अगर न्यूक्लियर रिएक्शन की हम जाने तो एक को कहा जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, जो कि लिखा हुआ भी है नाभिकीय संलयन, और एक को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन में 2 अणु जो होते हैं, जो अणु होता है वो 2 पार्ट में अलग अलग में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जबकि संलयन में क्या होता है कि 2 होते हैं, वो मिल करके एक बड़ा परमाणु बनाते हैं। तो देखिए यहां क्या होता है, सूर्य के साथ होता है फ्यूजन, इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्यूजन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य क्या करता है? अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे है एक खगोलीय एकक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, औसत दूरी है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है वो एक खगोलीय दूरी है, और वो जो खगोलीय दूरी है वो किस किस के बीच है ये पूछा गया है। तो देखिएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। याद रखना है आपको प्रकाश वर्ष। क्या याद रखना है? प्रकाश वर्ष। ये किसकी यूनिट होती है? तो ये दूरी की होती है। उम्मीद है ये भी आपको बात समझ आई होगी। आगे देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, यह है क्वेश्चन। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा इसे कहा जाता है। तो शुक्र, वीनस, इसको पृथ्वी
पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सांझ का या शाम का, सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये सारे हैं वीनस के नाम। आ रही है इतनी बात आपको समझ में? ठीक है, तो हम जुपिटर के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बात करें कि जुपिटर के उपग्रह कितने हैं, उपग्रह बता सकते हैं आप? तो उपग्रह जो है 79 है, अब चेंज हो गए हैं उपग्रह। ठीक है, सैटर्न के सबसे ज्यादा है 82, मार्स के 2 हैं, फोबोस और डिमोस, और शुक्र का बता पाएंगे क्या? 0 उपग्रह हैं इसके। कितने उपग्रह हैं? 0। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीनस है, शुक्र है। ठीक है, यहां भी अगर हम बात कर ले तो प्लेटो के तो 5 उपग्रह ऐसा कहा जाता है, और ये डॉर्फ प्लेनेट है, ये ग्रह नहीं है, है ना, ये डॉर्फ प्लेनेट है। मंगल के 2 हैं और बुध के जो हैं 0 हैं, शुक्र के भी उपग्रह कितने हैं? 0 हैं। तो चीजें बहुत आसान है, बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए और आगे चलिए। इससे क्या होगा? आपकी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया है? देखिए, लगातार अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं किसी ना किसी ग्रह से रिलेटेड, तो यहीं पर भी अगर हम बात करें तो मैगलन किसका होगा? क्या आप मंगल कह रहे हैं? तो मैं कहूंगा नहीं। इंडिया ने इसके लिए मार्स के लिए कौन सा भेजा था? मार्स के लिए कौन सा भेजा था? तो आप कहेंगे मॉम। ठीक है, ये जो मैगलन है ये है शुक्र का। ठीक है, प्लूटो शनि के लिए बात करें तो कैसनी जो था वो इसके लिए भेजा गया था। आगे चलते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र किस प्लेनेट पर? वीनस पर भेजा गया था। और याद रखिए 2024 में फिर से भारत क्या कर रहा है? वीनस को एक टारगेट रख करके एक मिशन उसके लिए वीनस के लिए भेज रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर जो इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नाम पर दोस्तों रखा गया है। आगे चलिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। तो देखिए सभी जानते हैं कि अगर पृथ्वी को बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से बनती है पृथ्वी, याद रखिएगा। और जो ये झुकी हुई है ये लगभग 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। तो इसको भी आप सही कर लीजिएगा कि ये 23.5 डिग्री कर लीजिएगा, 23.5 डिग्री कर लीजिएगा, ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन जब होता है, सूर्य का प्रकाश जहां पहुंचना होता है, तो उन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो एक्सिस बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। मतलब अगर हम देखें पृथ्वी का ये कुछ इस तरीके से बना हुआ क्षेत्र है, 0 डिग्री यहाँ, 0 डिग्री यहाँ। ठीक है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे कहते हैं कर्क रेखा मान लो थोड़ी देर के लिए, और यहां पर एक कहते हैं हम मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। अगर हम सूर्य की रोशनी बनाएं कुछ इस तरीके से और इसको फैलाने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जो ये वाला हिस्सा होता है, यहां पर अगर सूर्य की रोशनी लगातार सीधी पड़ रही होती है, यानी कि भूमध्य रेखा पर अगर सूर्य चमक रहा होता है, तो दिन और रात जो होते हैं पृथ्वी पर बराबर होते हैं। तो सूर्य की किरणें कहां पड़ रही होती हैं? 0 डिग्री हिस्से में या भूमध्य रेखा पर, क्योंकि कई बार 0 डिग्री आएगा तो भी आपको समझ जाना है, उम्मीद है। आगे देखिए, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अर्थ डे 22 अप्रैल को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अर्थ डे आपको पता है हर साल मनाया जाता है, तो याद देने वाली बात है, क्योंकि यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2022 में अर्थ दिवस की या जो हमारा पृथ्वी दिवस है उसकी थीम क्या थी। 1970 में पहली बार मनाया गया, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, ये इसकी थीम थी दोस्तों, ये इसकी थीम थी, इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। होपफुल है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी और आपको ये रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि यहां पर प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप रिवीजन कर सकते हो बैठे बैठे। बृहस्पति ग्रह या जुपिटर के चंद्रमाओं की, चंद्रमा का मतलब है प्राकृतिक उपग्रह मेरे दोस्त, क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। ये याद रखोगे क्या कि खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो देखो मैंने आपको बताया है कि अगर मैं बात करूं जुपिटर की, तो जुपिटर के 79 है। किसी जमाने में सबसे ज्यादा उपग्रह जुपिटर के हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो आप कहेंगे सैटर्न के हैं। ठीक है, जुपिटर के सैटर्न के हैं। फिर अगर मैं बात करूं यूरेनस की, तो दोस्तों यूरेनस के जो है वो है 27। अगर मैं बात करूं यहां पर नेपच्यून की, तो नेपच्यून के हैं 13। अगर मैं बात करूं मार्स की, तो मार्स के हैं 2। और अगर आप बात करो अर्थ की, तो अर्थ के लिख दूं क्या 10? तो नहीं, आप कहोगे एक ही है, मून ही है भैया। ठीक है, इस तरह से प्लेनेट है 3 और 3 6। अगर हम बात करें 2 प्लेनेट, आप कहोगे मरकरी और वीनस। बोलो कितने हैं? तो बच्चा जानेगा कि कितने हैं। 0 हैं, 0 हैं, ये याद रखो। ठीक है, तो गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी। गैलीलियो ने बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, और ये भी बता दूं आपको कि गैलीलियो अगर हम बात करें तो इसका यूरोपा जो है एक चंद्रमा है, ज्ञानीमेड जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है। ठीक है, और एक है कोली, एक है मैक और कोली।
कोहली, मैक को रहने दो, मैक नहीं है, कोहली, ठीक है। इसके इतने सारे हैं कि याद नहीं कर सकते, लेकिन मेजर मेजर हम याद कर सकते हैं। बृहस्पति का जो वलय है वो किससे बना हुआ है, तो सिलिकेटों से बना हुआ है वलय बृहस्पति का। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, जोवियन प्लेनेट इसको कहा जाता है दोस्तों, और ये बना हुआ है सिलिकेट का, तो आपको ये भी बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, टाइटन, समझ रहे हैं, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह या चंद्रमा है टाइटन। तो किसका टाइटन है ये बताना है। तो कैश जो हम शनि की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके 82 क्या है, 82 है उपग्रह, क्या है उपग्रह। ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, क्योंकि हालिया कुछ समय में ही ये अपडेट हुए हैं, पहले इतने नहीं थे। पहले जुपिटर के सबसे ज्यादा थे 67 के करीब, अब सबसे ज्यादा हो गए। तो आपको ये बात याद रखनी है शनि के, ठीक है। मंगल के कितने हैं, फोबोस और डीमोस, फोबोस भैया और डीमोस भैया, ये किसके हैं, मंगल के। बृहस्पति के कितने, तो मैंने आपको बताया 79 है। शुक्र के कितने, तो 0 है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आइए, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है। चंद्रमा का मतलब फिर से समझ लो, क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। क्या है दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, निक्स एंड हाइड्रा, ठीक है। चंद्रमा का मतलब ये किसके हैं, तो ये डॉर्फ जो प्लेनेट है, या जिसको हम बोना ग्रह क्या कहते हैं, डॉर्फ प्लेनेट या बोना ग्रह कहते हैं, इसके हैं। याद रहेगा। चलो आगे आ जाओ। प्लूटो जो है सौर मंडल का एक बोना ग्रह है, इसके 5 ज्ञात उपग्रह हैं। प्लूटो से दूरी के अनुसार क्रमशः नजदीक से दूर इनकी स्थिति चेरॉन, स्टिक्स, निक्स, कैरबेरस और हाइड्रा है। चेरॉन इनमें सबसे बड़ा है, चेरॉन इनमें सबसे बड़ा है, ठीक है। तो देखिए इसका आपको याद रखना है, प्लूटो को 2006 में क्या कर दिया गया था, प्लेनेट, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। 1970 के आसपास इसकी खोज की थी, ठीक है। खोज की थी किसने, तो क्लाउड टॉमवे यानी कि सीटी भाई साहब ने खोज की थी किसकी, प्लूटो की। ये रहा प्लूटो प्लेनेट इधर आपको देखने को मिलेगा। क्यों बाहर किया था, क्योंकि ये ग्रहों की जो था एक तो अपनी कक्षा काटता था उससे, दूसरा कारण ये था कि ये इसका एक फिक्स्ड शेप नहीं था, कभी ये बहुत छोटा कभी ये बहुत बड़ा दिखता था। आगे चलते हैं। अब है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आप देख पा रहे होंगे, और इस पिक्चर से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे कि चंद्रमा की तस्वीर होगी। यहां पर फ्लैग है, इंडिया का फ्लैग हो सकता था यहां पर, बिल्कुल आप मान के चलते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर है, यहां पर इंडिया जल्दी ही लिखा हुआ आएगा, मान के चलिए, ठीक है। तो यहां पर ट्रैंक्विलिटी है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का मतलब, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांत क्षेत्र। ये शांत क्षेत्र कहां का है, तो ये है चंद्रमा का दोस्तों, कहां का है, चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा के बारे में जानेंगे तो भारत ने भी इसमें लगातार 2 मिशन और तीसरा मिशन भी अब रेडी है। सबसे पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 मिशन से, किस मिशन से, अपोलो 11 मिशन से कुछ यात्री, जिनमें नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस, एडविन एल्ड्रिन, ये सब पहुंचे थे, ठीक है। जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन चंद्र तल पर अपने कदम रखे। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को फ्लोरिडा से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रांक्विलिटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला इससे यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र के में सफलतापूर्वक वापस लौट आया था। ये कुछ बातें हैं, ये चंद्रमा मिशन से रिलेटेड बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन भी चंद्रमा से रिलेटेड है। 1969 में पहला कदम कब रखा था, अभी आपको बताया 1969 की ये बात है, अपोलो मिशन से अमेरिका ने किया था अपोलो 11। आ रही है उम्मीद आपको। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सोलर सिस्टम से हमने कवर किए थे, ताकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सारे क्वेश्चन लगभग तैयार हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं सोलर सिस्टम से। अगर इसका आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो इसमें नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊंगा, जिसमें आने वाले अपकमिंग जो मिशन होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर चैनल अच्छी लगी हो ये वीडियो लेक्चर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको वहां पर फ्री प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा उत्तराखंड, कई सारे एग्जाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और साथ साथ आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।